नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से तक्षशिला परिवार में और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हम एसएससी जीडी 2023 जो 8 फरवरी को एग्जाम हुआ था, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हम लेकर आए हैं। ठीक है, जिनको पढ़कर आपको काफी इंजॉय, आनंद की अनुभूति होने वाली है। ठीक है बच्चों, और जैसा कि आपको पता ही है बच्चों कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में 11 दिसंबर दिन सोमवार से एसएससी जीडी का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों को भी ऑफलाइन प्रैक्टिस बैच की जरूरत महसूस होती हो या उनकी स्पीड में थोड़ी कमी हो और वो एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हो 2024 में, तो बच्चों वो आकर इस बैच को जो है तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सवाल को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे उसको समझना है। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा पहला, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ये चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो 21 से किस प्रकार संबंधित होगा। ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से आपको करना है देखते हैं भाई। आपको ना थोड़ा बहुत मतलब जो है पढ़े की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी कि सादृश्य परीक्षण का। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा, इसमें हम क्या करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन होते हैं सादृश्य परीक्षण के यानी कि एनालॉजी के, ये जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो इसके आंसर कुछ और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। तो इसकी एक प्रीफरेंस होती है, तो प्रीफरेंस के हिसाब से ही हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा भी होगा, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो जो आपका आंसर होता है बच्चों, वो अलग अलग आने की भी संभावना रहती है। ठीक है, अगर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में मैच करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो इसका मतलब जो है आपका आंसर दूसरा होगा। ठीक है, तो प्रीफरेंस क्या होगी, मैं यहाँ पे प्रीफरेंस एक बार लिख देता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन, पहला जो प्रीफरेंस होगा, जो ऑर्डर होगा बच्चों, हम देखते हैं बच्चों प्राइम नंबर को, यानी कि अभाज्य नंबर को, कि अगर हमारे क्वेश्चन में प्राइम का लॉजिक होगा तो यानी कि हमारा प्राइम का ही प्राइम के लॉजिक से ही हमारा आंसर निकलेगा। और जो दूसरा लॉजिक होगा बच्चों, अगर प्राइम का लॉजिक नहीं लग पा रहा तो क्यूब का लॉजिक लगेगा। अगर क्यूब का लॉजिक नहीं लग पा रहा तो तीसरे नंबर पे हम चेक करते हैं बच्चों स्क्वायर का लॉजिक, कि कहीं क्वेश्चन में स्क्वायर का लॉजिक तो नहीं है। ठीक है, चौथे नंबर पे बच्चों हम चेक करते हैं फिर स्क्वायर के बाद मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का प्रोसेस। बात समझ में आई, प्रेफरेंस। और जो पांचवें नंबर पे हम चेक करते हैं फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का। ठीक है बच्चों, और छठे नंबर पे हम चेक करते हैं फिर इलॉजिकल, कि कोई इलॉजिकल फॉर्म तो नहीं है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम प्रीफरेंस को देखते हुए अपने क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे 76, 16, 56, 12, 21 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यूब का लॉजिक इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 16 की पावर 3 बहुत बड़ी हो जाएगी और ये 76 है। ठीक है, स्क्वायर का लॉजिक भी नहीं लगेगा क्योंकि 16 का स्क्वायर जो है 256 है और यहाँ पे 256 का और 76 का कोई तालमेल नहीं है। ठीक है, इसी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करूं तो हम मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं कि 76 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 16 के पाड़े में आता होगा। तो आप कहोगे सर 16 पंजे 80 होता है, तो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 80 में से अगर बेटा मैं 4 कम कर दूं तो हमारा 76 आता है। क्या यहाँ पे भी सेम अप्रोच होगी, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 12 पंजे 60, 60 में से 4 कम करोगे तो 56 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों कि किसी नंबर में 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आना चाहिए, 4 कम करना होगा तब आंसर मिलेगा। तो देखते हैं 18 पंजे 90 माइनस 4 21 नहीं आ सकता। 7 पंजे 35, 35 में से 4 कम करोगे 31 होगा, ये भी नहीं हो सकता। 5 पंजे 25, 25 में से 4 कम करोगे तो 21 सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है कि आप जो है प्रीफरेंस के हिसाब से अपने क्वेश्चन को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में प्राइम का लॉजिक देखते हैं, उसके बाद क्यूब का लॉजिक देखते हैं, उसके बाद स्क्वायर का लॉजिक देखते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का लॉजिक देखते हैं, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन का लॉजिक देखते हैं और सबसे लास्ट में बेटा हम इलॉजिकल का लॉजिक चेक करते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप कर पाओगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा। और ये पूरा 100% में गारंटी दे सकता हूं कि एसएससी जीडी में यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% दे सकता हूं, क्योंकि आप पिछले एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप जो है चेक करो तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो चलिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है डिक्शनरी से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको डिक्शनरी में 100% देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है बच्चों, तो डिक्शनरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि अल्फाबेटिकल आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है बच्चों,
तो क्वेश्चन को देखते हैं भाई। तो यहां पे लिखा हुआ है LASTLY इस तरीके से। देखो जब भी आपके सामने बच्चों डिक्शनरी का क्वेश्चन होगा, बेस्ट अप्रोच मैं आपको देने का प्रयास करूंगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको उसको समझना है और किस तरीके से एग्जाम में फिर सोचना है, तो जिस तरीके से मैं आपको बताऊं उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिक्शनरी का क्वेश्चन होगा वो हमेशा बच्चों आपको ऑप्शन से ही करना होगा। अगर ऑप्शन से करोगे, ऑप्शन की मदद लोगे, तो आप जो है क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन बच्चों 5 से शुरू है, तो इसका मतलब 5 तो पहले नंबर पे आना ही आना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 तो पहले नंबर पे आना ही आना है, इसे कोई इसको हमें देखना नहीं अब, ठीक है। उसके बाद 4 4 2 1, यानी कि हमें 4 और 2 और 1 में कंपेयर करानी है, 4 2 और 1 में, यानी कि तीसरों को भी छोड़ दो आप। तो यहाँ बेटा 13 है और यहाँ बेटा 18 है और यहाँ टी कितने पे है बच्चों 20 पे और यहाँ पे 19 पे। तो मुझे बताओ 19 पहले आएगा या 20 पहले आएगा, 18 या फिर 13? आप कहोगे एम पहले आएगा, यानी कि 13 नंबर पे है। तो 5 के बाद जस्ट 4 आएगा, तो 2 वाला भी खत्म हो गया और 1 वाला भी खत्म हो गया, यानी कि 4 वाला है। तो यहाँ पे दोनों में 4 कॉमन आ गया, तो 4 वाला एलिमिनेट कर दोगे आप, ठीक है ना। 5 और 4, पहले 5 पे फिर 4 पे। अब तुम्हें यहाँ पे 3 3 है, 3 को चेक नहीं करना क्योंकि तीनों में कॉमन है, ठीक है। 2 और 1 में से आपको देखना है कि 2 पहले आएगा या 1 पहले आएगा। तो 2 और 1 में से तो बच्चों 1 पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है, तो 19 पहले आएगा, 20 बाद में आएगा, तो इसका मतलब 1 पहले आएगा 2 से। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा फिर? ये ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो 5 4 3 1 2, यानी कि पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, 4 के बाद बच्चों फिर 3 आएगा और 3 के बाद फिर 1 आएगा और 1 के बाद फिर 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे LA ये तो कॉमन था। तो आपको केवल यहां से पता करना था, ये चौथे नंबर पे है 4, M 13 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है, T 20 नंबर पे है और S 19 नंबर पे है। तो आपको यहाँ पे देखना है, अरेंज करना है कि पहले नंबर कौन आएगा। 4 पहले आएगा, 4 के बाद सीधा फिर 13, 13 के बाद फिर सीधा बच्चों 18, 18 के बाद फिर सीधा 19 और 19 के बाद फिर बच्चों 20, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 सबसे लास्ट में आएगा, तो आपका जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से डिक्शनरी का क्वेश्चन जब भी आपके किसी भी एग्जाम में पूछता है तो हमेशा ऑप्शन की मदद लीजिएगा, ऑप्शन से करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे, ठीक है। वरना आपको एक एक चीज जो है लिखनी पड़ेगी कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो ऑप्शन से जल्दी होगा। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ऑप्शन से करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, ये एक अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखते हैं कौन सा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों RLMT QNJX PPJ वो GBORDF, यहां पे बताना है मैं क्वेश्चन मार्क पे, ठीक है। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज का एक क्वेश्चन है, ये हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, प्रीवियस में 2023 में भी 2019 में भी। तो इस टाइप ये फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आने हैं और 20 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन बच्चों फिक्स होते हैं, तो आपको उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आप जो है 20 के 20 क्वेश्चन आप जो अपने एग्जाम में ठीक कर पाओ, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, आपको एक तो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ये 18 पे है बच्चों, ये 17 पे है और ये 16 पे है और ये बच्चों 15 पे है। तो आपने देख लिया होगा 18 से एक कम 17, 17 से एक कम 16 और 16 से एक कम 15 और 15 से एक कम 14, 14 का मतलब बच्चों n, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा बच्चों वो n से शुरू होगा। अगर वो n से शुरू होगा तो आपको दिख पा रहा होगा कि एक ही ऑप्शन बच्चों हमारे सामने C ऑप्शन ऐसा है जो n से शुरू है। तो पेपर में भी आपको केवल इतना ही करना है, आपको पूरा सोल्व नहीं करना बिल्कुल भी। आप केवल और केवल पहले लेटर से ही अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर मान के चलो पहला लेटर 2 ऑप्शन में n होता तो हम अगला लेटर चेक करते या लास्ट वाला लेटर चेक करते, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाए, स्पीड के साथ कर पाए। अगर आप स्पीड के साथ नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप जो है कर लेना बाद में। यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना है 14 और यहाँ पे कितना है 16 और यहाँ पे कितना है बच्चों 18। तो आप देख पा रहे होंगे कि 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18, 18 और 2 20, यानी कि यहाँ पे 20, यानी कि अगला जो टर्म होगा बच्चों वो टी होगा। तो NT ही है। इसके बाद यहाँ पे M है, यहाँ पे J है, तो 3 कम हो गया, यहाँ पे फिर 3 कम हो गया, यहाँ पे फिर 3 कम हो गया और यहाँ पे फिर 3 कम होगा। तो 4 में से 3 गया 1, यानी कि A, NTA। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो सॉल्व, बाद में जो होगा वो J होगा, ठीक है। चेक कर लेना आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिएगा, तो चलिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि एक सिलोग्स का क्वेश्चन, कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा कंसेप्ट बताना तो पॉसिबल नहीं है, हालांकि कथन निष्कर्ष के
क्वेश्चन को कई तरीकों से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक वेन डायग्राम वाला तरीका होता है, एक 100 और 50 मानकर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन बच्चों मैं इन दोनों तरीके से कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की इजाजत नहीं देता अपने बच्चों को, क्योंकि मैं हमेशा इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चा विदाउट पेन और विदाउट पेपर ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अगर बच्चों आपको भी ये वाला तरीका सीखना है कि आप जो है सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ कथन निष्कर्ष का, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सिलॉक्स का, तो आप उसको विदाउट पेन और विदाउट पेपर ही सॉल्व कर सकते हो, बिना वेन डायग्राम के, बिना कुछ लिखे, बिना 150 माने, ठीक है। उसका तरीका जो है आप जो मेरी वीडियो में जो प्लेलिस्ट होगी रीजनिंग की, तो उसमें मिलेगी आपको सिलॉक्स के चैप्टर, ठीक है ना। सिलॉक्स की मैंने 14 वीडियो में पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। हालांकि 6-7 वीडियो से ही आप जो है सीख जाओगे सिलॉक्स को किस तरीके से करते हैं, लेकिन बाकी जो वीडियो होगी उसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों की काफी प्रैक्टिस करा रखी है ताकि बच्चा प्रैक्टिस भी वहां से ही कर ले, ठीक है। तो चलिए बच्चों करते हैं भाई शुरू, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया कुछ लैंप घड़ियां है, सभी घड़ियां किताबें हैं, कुछ किताबें पत्थर है। निष्कर्ष दे रखा है बच्चों, कुछ लैंप पत्थर है, कुछ किताबें लैंप है और कुछ घड़ियां पत्थर है। तो आपको बच्चों यहां ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप जो एक बार जब वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करना, कोई भी तरीका जो आपसे आता हो, ठीक है बच्चों। और आप मेरे वाला तरीका सीखने के बाद आप जो है सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पे बच्चों लैंप और पत्थर को कनेक्ट किया गया है। तो लैंप है बच्चों पहले वाले में और पत्थर है बच्चों तीसरे वाले में। तो पहले वाले स्टेटमेंट को तीसरे से कनेक्ट करने के लिए हमें कॉमन टर्म चाहिए, जबकि यहां घड़ियां है और यहां किताबें है, तो इसका मतलब डायरेक्ट तो कनेक्ट होगा नहीं, तो हो सकता है कि दूसरे के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया हो। तो सभी घड़ियां, कुछ घड़ियां कटेगी और कुछ किताबें और कुछ किताबें, तो इसका मतलब ये दूसरे के थ्रू भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब पहले वाला हमारा क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ किताबें लैंप है, तो किताबें और लैंप की बात की गई है, तो किताबें और लैंप यानी कि किताबें और लैंप, इसका मतलब पहले को दूसरे से कनेक्ट कर दिया, पहले को दूसरे से कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन करने के लिए हमेशा कॉमन टर्म की जरूरत पड़ती है, कॉमन शब्द की जरूरत पड़ती है। तो क्या यहां पे कॉमन शब्द है, आप कहोगे सर बिल्कुल, यहां पे कुछ घड़ियां है और यहां पे सभी घड़ियां है। और किसी भी एक कॉमन शब्द से पहले या तो सभी लिखा होता है या फिर कोई नहीं लिखा होता है। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसके ऑब्जेक्ट से पहले बच्चों एक हिडन वर्ड होता है कुछ, तो इसका मतलब कुछ घड़ियां है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सभी घड़ियां है, तो सभी होने के कारण यहाँ पे कनेक्शन होगा। और कनेक्शन होने के बाद बच्चों जो बचेगा, यानी कि तो कट जाएगा ना, जो बचेगा वही क्या मिलेगा, निष्कर्ष मिलेगा। अब किसी भी स्टेटमेंट को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, सीधा भी पढ़ सकते हैं और उल्टा भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ लैंप किताबें, ये भी बात सही होती, और कुछ किताबें लैंप है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब दूसरे वाला हमारा सही है कि कुछ किताबें लैंप है। अगर मैं तीसरे निष्कर्ष की बात करूं कि कुछ घड़ियां पत्थर है, कुछ घड़ियां पत्थर है, तो घड़ियां को पत्थर से कनेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ किताबें और यहाँ पे कुछ किताबें, कॉमन शब्द तो है, लेकिन किसी एक कॉमन शब्द से पहले ना तो सभी लिखा ना कोई नहीं लिखा, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है। तो इसका मतलब घड़ियों का और पत्थर का कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब तीसरा हो जाता है बच्चों हमारा गलत। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, केवल और केवल दूसरा ही निष्कर्ष सही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद है आपने जिस भी तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी, मुझे पूरी आशा है कि आपका भी आंसर बच्चों यही आया होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको जो मेरे वाला तरीका अगर सीखना है तो आपको प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा, प्ले लिस्ट में जाकर सिलॉक्स का जो वीडियो है आपको उनको देखनी पड़ेगी। एक बार देख लोगे तो आप भी भूल जाओगे, जो भी तरीके से आप करते होंगे क्वेश्चन को, उन तरीकों को खुद भूल जाओगे। आपके अंदर ऑटोमेटिक एक नई एनर्जी जनरेट होगी इन क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ठीक है बच्चों, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एसएससी जीडी 2023 8 फरवरी 2023 में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो चलिएगा, तो क्वेश्चन बच्चों फिर से ये जो है अल्फाबेटिकल सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज से ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिएगा करने की कोशिश करना भाई। तो क्वेश्चन में यहाँ पे है G ZT ZSM SLF LEY और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। बाकी कंप्लीट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो क्या दिया गया है। तो आपने ये क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको पता ही है कि किस तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। चलिएगा देखते हैं भाई। आप मुझे बताइए एक छोटी सी बात, पहले तो यहाँ पे 7, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है बच्चों 7 है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है बच्चों 26 है, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 19 है, और ये कितने पे नंबर पे है बच्चों 12 नंबर पे है। क्लियर हो चुकी बात इतनी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 7 है यहाँ 26 है, 26 है 19 है, तो 26 में से मैंने कितना कम किया होगा कि 19 आया होगा। तो बच्चों आपने कहा कि 7 कम कर दो, कि 16 में से 7 कम करोगे तो 9 बचेगा, यानी कि 26 - 7 यानी कि 19, 19 में से 7 कम करोगे तो 12 बचेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ भी हमने 7 में से 7 कम करके
26 ही दिया होगा, क्योंकि आप जानते हो कि 7 को यानी कि जी की प्लेस वैल्यू को हम 7 तो बोल ही सकते हैं, लेकिन 26 और 7 कितना हो गया 33, 33 भी हम जी को कह सकते हैं। 33 में से जब आप 7 को कम करोगे तो वापस मुझे 26 ही मिलेगा, तो इसका मतलब जी को हम 33 बोल लगे। यहाँ पे कितना बोल लगे बच्चों 33 बोल लगे। तो 33 में से 7 कम किया 26, 26 में से 7 कम किया 19, 19 में से 7 कम किया 12 और 12 में से 7 कम किया कितना बचेगा 5। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ई से शुरू होगा, ये तो बात पक्की है। तो ई से शुरू होगा तो दोनों के दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, लेकिन प्रॉब्लम बच्चों ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे हैं जो ई से शुरू है। अब यहाँ पे ई एक्स है, यहाँ पे भी ई एक्स है, तो बच्चों आप लास्ट को फोकस बनाओ, बस केवल लास्ट को। तो लास्ट वाले लेटर को देखते हैं। ये 20 है बच्चों, यहाँ पे कितना है 13, तो 20 में से 7 कम किए 13, 13 में से 7 कम किए कितना 6 और 6 में से 7 कम किए 6 में से 7 कम किए 6 में से 7 कम तो नहीं कर सकते ना, लेकिन 6 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 32 तो बोल सकते हैं। और 32 में से अगर हम 7 कम करते हैं, है भाई 32 में देख लो एक बार और चेक करते हैं। 20 में से 7 कम किए 13, 13 में से 7 कम किए 6 और 6 में से 7 कम करेंगे यानी कि 32, 32 में से 7 कम करोगे तो 25 होगा कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल सही। तो 25 में से 7 कम करोगे, अगर 25 में से 7 कम करोगे तो कितना बचेगा 18, 25 माइनस 7 यानी कि 18 बचेगा। ठीक है, 18 का मतलब क्या होगा बच्चों आर होगा, तो यानी कि लास्ट वाला क्या होगा आर होगा। इसका मतलब पी वाला आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर सी ऑप्शन होगा ई एक्स आर। तो ई एक्स आर केवल और केवल हमें पहले को और लास्ट से ही हमने पता कर लिया कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो क्या तुम्हारा भी यही है भाई बच्चों? ठीक है, सबका यही है। चलिए, तो इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा गया था, जिसको करके आपको काफी मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो करिएगा एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश जरूर करना, उसी के बाद जो है अपने आंसर को देखना, तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें और कितनी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को करने के बाद ही आपको एहसास होगा कि अभी तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चों, मैं पढ़ देता हूं एक बार। एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को JSCVJI के रूप में लिखा जाता है और ब्रोकन को PSCPGM के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में बजट को कैसे लिखा जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कोई सा एक आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहली और जरूरी बात तो यह है बच्चों कि कई बार मैंने देखा है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में पहुंच जाते हैं और जो कोडिंग डिकोडिंग में जो लेटर होते हैं इनकी प्लेस वैल्यू याद तक नहीं करते, केवल वहां पर रफ सीट पर जाके वहां पर लिख देते हैं। तो बच्चों ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल इतना बढ़ चुका है, तो आपको जो है ना हर चीज जो है ना मौखिक याद होनी चाहिए, आपको लिखना कुछ नहीं, क्योंकि झांकने में भी टाइम वेस्ट ही करोगे आप। ठीक है ना, चलिएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग 3 प्रकार की होती है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की? 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला जो टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग का बच्चों, वो होता है लेटर कोडिंग। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये लेटर कोडिंग से ही पूछा गया है। लेटर कोडिंग का मतलब क्या होगा कि किसी वर्ड को जो लेटर से बना हुआ है उसको लेटर से ही हमने कोड कर रखा है। ये एक वर्ड था, इसको हमने लेटर से ही कोड कर रखा है। ये वर्ड है, इसका भी हमें लेटर से ही कोड करके बताना है कि आंसर क्या होगा। तो पहला टाइप होता है लेटर कोडिंग। लेकिन जो दूसरा टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग का, वो होता है नंबर कोडिंग, यानी कि किसी वर्ड को जो लेटर से बना होता है उसको हम किसी नंबर से कोड कर देते हैं, वो कहलाता है नंबर कोडिंग। बात समझ में आई? और जो तीसरा टाइप होता है बच्चों हमारा, वो हमारा होता है मिक्स कोडिंग। बात समझ में आई? बाकी चीज जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे कभी, फिर जब हम जो है कंटेंट वाला पोर्शन आपको पूरा डिटेल से कभी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो समझने का प्रयास करते हैं। मैं छोटी छोटी चीजें मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों लेटर कोडिंग की, कि लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस तरीके से सोचना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको मैं बता के चलूंगा, रामबाण 7 पैटर्न होते हैं, उन 7 पैटर्न में से ही आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर होगा, अवश्य होगा। लास्ट में बताऊंगा कि आपको कहां क्या चेक करना है फिर बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि सबसे पहले अपोजिट को चेक करना, कि कहीं जो लेटर है उनके अपोजिट तो नहीं लिख रहे। अगर मैं बात करूं बी, तो बी का अपोजिट बच्चों वाई होता है, लेकिन वाई यहां पे दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। बात समझ में आई? वाई यहां पे दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अपोजिट का तो ये सवाल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पैटर्न को कौन सा चेक करना है बच्चों हमें? दूसरा पैटर्न चेक करना है कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग, और ये सवाल जो है कॉमन कोडिंग का भी नहीं है, आपको देख के अंदाजा हो चुका होगा। देखिएगा कॉमन कोडिंग का कैसे पता लगेगा? बी यहां है, बी यहां पे है, तो बी का कोड जे होना चाहिए था, और यहां पे जे कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, और यू यहां पे दूर दूर तक कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब यू भी जो है इन्हीं से नहीं लिया गया। कॉमन कोडिंग का मतलब है जो भी यहां पे शब्द बनेगा वो शब्द का जो लेटर होंगे वो इन्हीं में से लिए गए होंगे, लेकिन यू तो बच्चों दूर दूर तक यहां पे कहीं दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब ये कॉमन कोडिंग का भी नहीं है। बात समझ में आई? तीसरा पैटर्न आपको चेक करना है बच्चों पोजीशन।
क्या करोगे, पोजीशन, यानी कि इन्हीं लेटर की पोजीशन तो चेंज नहीं कर रखी कि बी को आगे और आई को पीछे है, इस तरीके से तो नहीं कर रखा, इनकी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रखी, लेकिन यहां दूर दूर तक कहीं पे भी बी दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब पोजीशन भी चेंज नहीं है। तो पहला आपने चेक किया अपोजिट का, फिर दूसरा चेक किया कॉमन कोडिंग का, तीसरा चेक किया पोजीशन का। अब चौथे नंबर पे जो चेक करोगे बच्चों, आपको करना है फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड का मतलब होगा बच्चों कि पहला लेटर पहले से ही चेंज होगा किसी न किसी लॉजिकल सीक्वेंस के साथ, चाहे वो +1+1+1 हो रहा हो, चाहे वो +2+2+2 हो रहा हो, या -2 -2 -2, यानी कि लॉजिक का होना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जब आपके कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो सबसे पहले बच्चों आपको कर लेना क्या है, नंबरिंग कर लेनी है कि जैसे कि ये 2 पे, ये 18 पे है, ये 9 पे है, ये 7 पे है, ये 8 पे और ये 20 पे है, यहाँ पे ये 10 पे है, ये 19 पे, ये 3 पे, ये 22 पे है, ये 10 पे और ये 9 पे है। बात समझ में आई? ठीक है, तो नंबरिंग कर लेनी है आपको सबसे पहले, तो काम तुम्हारा ये रहेगा। ठीक है ना, तो फॉरवर्ड का मतलब 2 और 10 यानी कि 8 जोड़ दिया, 18 और 19 1 जोड़ दिया, 9 में से 6 कम कर दिया 3, 7 और यहाँ पे 22 है बच्चों, तो 3 और 10 15, 15 और 2 17, तो इसका मतलब 17 जोड़ दिए, 17 नहीं कितना जोड़ दिए, 15 जोड़ दिए। ठीक है बच्चों, तो 8 और 2 10, इसका मतलब यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड पैटर्न का भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, नंबर 5 पे आपको चेक करना है रिवर्स का, कि ये कहीं रिवर्स पैटर्न तो नहीं है, ये कहीं रिवर्स पैटर्न तो नहीं है। रिवर्स का मतलब होगा कि 2 और 9 यानी कि पहला लास्ट बना दिया, सेकंड लास्ट बना दिया, इस तरीके से इसको इससे, है ना, तो 2 और 9 7 जोड़ दिया, 18 और 10 -8 कर दिया, 9 और 22 यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 13 जोड़ दिया, है ना, यहाँ पे 7 और 3 यहाँ पे 4 कम कर दिया, 8 और 19 यहाँ पे 11 जोड़ दिया, तो इसका मतलब लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बन पाया, तो इसका मतलब रिवर्स पैटर्न का भी क्वेश्चन ये सवाल नहीं होगा। ठीक है, छठा पैटर्न बच्चों क्रॉस पैटर्न। अब यहाँ पे चेक करना है क्रॉस का, और ये चीज आपको याद रख लेनी है, हमेशा दिमाग में बैठा लेनी है बच्चों, कि जब आपका क्वेश्चन तुम्हें लगता हो कि ये फंसा हुआ है क्वेश्चन, आप जा ही नहीं पा रहे, क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं बच्चों वो 99.9% क्रॉस पैटर्न का ही क्वेश्चन होगा। बात समझ में आई? जैसे कि आपने सारे पैटर्न चेक कर लिए, लेकिन पेपर में एकदम से ये सारे पैटर्न याद नहीं आते, तो इसलिए आपको ये पैटर्न को याद करके ही जाना पड़ेगा कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम अपोजिट को चेक करेंगे, फिर पोजिशन को, फिर कॉमन को, इस तरीके से चेक करेंगे, फिर फॉरवर्ड को, फिर रिवर्स को, उसके बाद हम क्रॉस को। तो कहीं ना कहीं बच्चों याद रखना इस बात को, जब भी क्वेश्चन में आप फंसोगे वो कहीं ना कहीं क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, तो चलिएगा क्रॉस को चेक करते हैं। अब क्रॉस पैटर्न को करने के भी कई तरीके होते हैं। आपको सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेने हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 2 का भी क्रॉस बनता है इस तरीके से, और 3 का भी क्रॉस बनता है 6 लेटर में। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 2 का, तो 18 और 10 में 8 कम हो गए, 2 और 19 में बच्चों कितना, 11 जोड़ दिया ना, 17 जोड़ दिया, 2 और 17 19, 18 में से 10 कम कितना, 8 कम कर दिया, यहाँ पे 17 जोड़ दिया, यहाँ पे 7 और -4, 7 -4 यानी कि कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा है ना, 7 में से 4 कम करोगे 3, 9 और 22 यानी कि कोई लॉजिक नहीं होगा, तो 3 का आपको चेक कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से 3 का जब चेक करोगे आप, तो 9 और 10 यानी कि कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो 9 में आपने 1 जोड़ दिया तो 10 बना, 18 में 1 जोड़ दिया तो 19 बना, 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 बना। अगर 20 को चेक करो, 20 और 2 22, 8 और 2 10, 7 और 2 9, तो इसका मतलब लॉजिक क्या बना हुआ है, +1 +1 +1 +2 +2 +2। तो ये एक क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन था जिसमें हमारा लॉजिक सेट बैठ गया। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, 15 और 1 16, 18 और 1 19, बी और सी यानी कि 2 और 1 3, ठीक है, 14 और 2 16, 5 और 2 7, और यहाँ पे 11 और 2 13, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 4 और 1 5 यानी कि ई से शुरू होगा पहली बात, तो 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल आउट हो गए, है ना। यू के बाद यानी कि 1 जोड़ना है तो वी होगा, तो ई के बाद वी आना चाहिए, तो ई के बाद वी है, यहाँ पे भी वी है, फिर यहाँ पे 2 और 1 3 यानी कि सी, ई वी सी, यहाँ पे भी ई वी सी, है ना। यहाँ पे 2 जुड़ेगा, 20 और 2 22 यानी कि वी, और 5 और 2 7 यानी कि जी, और 7 और 2 9 यानी कि आई, तो वी जी आई होगा, वी जी आई, और यहाँ पे वी जी आई नहीं है, तो इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा ए ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को हम अंजाम देना है। तो याद रखना कि लेटर कोडिंग के टोटल 7 पैटर्न है, 6 पैटर्न मैंने लिखवा दिए, 7वां पैटर्न होता है बच्चों इलॉजिकल पैटर्न। बात समझ में? तो इलॉजिकल का क्वेश्चन होगा तो तब मैं बताऊंगा इलॉजिकल पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन था, 7 पैटर्न आपको चेक कर लेने, लिख लेने अपनी कॉपी पे, ताकि आप जो है पेपर में जाके आप कर पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसके बाद। तो चलिए बच्चों, आपके सामने ब्लड रिलेशन का एक शानदार सा क्वेश्चन आ चुका है, जो कि जीडी 2023 8 फरवरी में पूछा जा चुका है, ठीक है बच्चों। और ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन का जो दौर चला हुआ है आजकल तीसरे
टाइप से चला हुआ है, यानी कि कोडेड रिलेशन से, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन मैथमेटिकल सिंबल, है ना, यानी कि मैथमेटिकल सिंबल पर आधारित प्रश्न, जैसे कि यहाँ पे कोडेड किया गया है, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार जो है पढ़ना इसको। क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। तो बच्चों जब भी हम इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो जेंडर होता है वो क्लियर किसका है, पहले वाले का या फिर दूसरे का। तो आप मुझे बताओ a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो इसका मतलब पहले वाले का जेंडर क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर है, बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, ए बी का भाई है, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि पहले वाले का जेंडर यहाँ पे क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो ए बी का भाई है, पहले वाले का क्लियर है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है, तो यहाँ पे भी पहले वाले का जेंडर क्लियर है। तो यहाँ पे a क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो ए बी का पति है, तो ए अगर पति है तो बी पत्नी बनेगी, तो यहाँ पे दोनों का जेंडर क्लियर हो चुका, ठीक है। a डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो पहले वाले का जेंडर क्लियर है। एट द रेट का मतलब है a एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो ए बी का बेटा है, पहले वाले का जेंडर क्लियर है। तो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि j एट द रेट k इंटू एल माइनस एम डिवाइड बाई एन, तो j n से किस प्रकार संबंधित है, j n से किस प्रकार संबंधित है, कि j जो है n का क्या लगता है। ऑप्शन है बच्चों भांजा, जीजा, भाई या मौसी। तो देखते हैं बच्चों किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। तो कुछ नहीं करना, सिंपल और सिंपल फैमिली ट्री लगानी है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और हाँ, जिसने ब्लड रिलेशन में जिस बच्चे को समस्या मतलब समझ में ना आ रहा हो या कोई भी दिक्कत हो, तो प्ले लिस्ट में ब्लड रिलेशन की वीडियो पड़ी है, आप उन वीडियो को, सारी वीडियो को एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, तो कोई भी जो है आपका डाउट नहीं बचेगा, आप जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन में कभी मार नहीं खाओगे, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन को देखते हैं भाई। एट द रेट का मतलब है बेटा, तो जे किसका बेटा है, के का, तो जे किसका बेटा हुआ बेटा, ये हुआ के का, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या है बच्चों, पति, तो इसका मतलब के कौन होगा, पति किसका, एल का, तो के बच्चों पति है किसका, एल का, तो यानी कि यहाँ पे एल आ गया, क्योंकि प्लस गठबंधन करा दिया के और एल का। और जो मेल होता है उसको हम ट्राइंगल में बंद करते हैं, जो फीमेल होता है उसको सर्किल में बंद करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार अगर मैं बात करूं माइनस का, क्योंकि पहले वाले का जेंडर क्लियर है, तो यहाँ पे एल एम का क्या लगेगा, तो माइनस है, तो माइनस का मतलब माँ है, तो एल क्या होगी बच्चों, माँ होगी किसकी, एम की, तो एल क्या है बच्चों, माँ है किसकी, एम की माँ है, ठीक है। एम का जेंडर अभी क्लियर नहीं हो पाया, तो यहाँ पे भाग का निशान है, भाग का मतलब क्या होगा बच्चों, बहन, तो एम क्या होगी बच्चों, बहन होगी किसकी, एन की, एम जो है एन की बहन है, एम जो है एन की बहन है। और क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, तो जे एन से किस प्रकार संबंधित है, तो अब मुझे बताइए जे क्या लगेगा, एन का, तो इसका मतलब के और एल के ये तीन बच्चे हैं, जिसमें जे मेल है, एम फीमेल है, और एन का जेंडर क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन आपसे केवल इतना पूछा गया कि जे जो है एन का क्या लगेगा, तो जे जो है एन का क्या लगेगा बच्चों, भाई लगेगा, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो भाई होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो उम्मीद है क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है बच्चों। चलिएगा, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का ही सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड टाइप हमारा होता है नंबर कोडिंग। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे किसी वर्ड को नंबर से कोड कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसको नंबर से कोड कर दिया गया है 45 से। सेल्फ को बताना है कि 46, 44 और 42 और 40 में से कौन सा एक आंसर हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो करते हैं भाई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, क्योंकि नंबर कोडिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर जो कोडिंग होती है वो मेनली दो टाइप से हम क्वेश्चन को देखते हैं, दो टाइप से हम जो क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। क्योंकि एक टाइप तो बच्चों ये होगा कि जो प्लेस वैल्यू होती है इसका हम करते हैं कंबाइन यूज, और जो हमारी प्लेस वैल्यू होते हैं इसका करते हैं हम इंडिविजुअली यूज। कंबाइन यूज का मतलब क्वेश्चन से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी आपके सामने नंबर कोडिंग का सवाल होगा तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मतलब जो लेटर होती है, प्लेस वैल्यू होती है, वो लिख लेना। तो 13, 1, 11 और 5। तो कंबाइन यूज का मतलब है कि इन जो नंबर है इनको जोड़ दो, कंबाइन कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इन नंबर का यूज जो होगा कंबाइन रूप से होगा, मिक्स तरीके से होगा, जोड़कर, गुणा करके, भाग करके, जो भी मतलब कंबाइन यूज होना है, ठीक है ना। जबकि इंडिविजुअल यूज का मतलब है बच्चों कि इंडिविजुअल ये अपना आंसर खुद देगा, 13 जो होगा अपना आंसर खुद देगा, 1 अपना आंसर खुद देगा, 11 अपना आंसर खुद देगा, 5 अपना आंसर खुद देगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हमारे नंबर कोडिंग में बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिएगा, अगर मैं इनको जोड़ दूं, 13 और 1 14, 14 और 11 कितना हो गया 25, 25 और 5 कितना हो गया बच्चों 30, और लेकिन ये 30 नहीं है, 32 है। इसका मतलब अगर इनको जोड़ के मैं 30 लिखता हूँ, 30 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो हमारा काम बन जाता है 32 बन जाता है। बात सही है? आप कहोगे सर बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको जोड़ दूं 17 और यहाँ पे बच्चों ये 21 है, 17 और 11 कितना हो गया 38, 38 और 1 39, 39 और 4 कितना हो गया बच्चों 43। अगर मैं इनको जोड़ दूं
तो क्या बनता है बच्चों, 43 बनता है। लेकिन 43 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 45 बन जाता है। इसका मतलब दोनों में ये ऑपरेशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों ये सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरा भी सेम ही होगा। 19 + 5 कितना हो गया, 24, 24 प्लस के 12 कितना हो गया बच्चों, 24 12 36, 36 और 6 कितना हो गया, 42। तो इनको जोड़ने के बाद क्या मिलता है, 42। अगर मैं 42 में 2 जोड़ दूं तो आंसर आना चाहिए बच्चों 44। क्या हमारा ऑप्शन में 44 मौजूद है? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब आंसर जो होगा आपका 44 होगा। ये एक नंबर कोडिंग का सवाल था। नंबर कोडिंग के क्वेश्चन को हम 2 तरीके से ही सोचते हैं, या तो प्लेस वैल्यू का कंबाइन यूज होगा या प्लेस वैल्यू का इंडिविजुअल यूज होगा। तो उम्मीद है चीजें एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर हो चुकी है बच्चों तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और भी बच्चों का फायदा हो सके, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात एक और है, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपका इनसे जरूर फायदा होने वाला ही है, ठीक है। यानी कि जो हम प्रैक्टिस बेंच लॉन्च करने वाले हैं, इसको आप इतना शेयर करो ताकि हर वो बच्चा जो शामली के आसपास के क्षेत्र में और वो एसएससी जीडी को वाकई में ये सोचता हो कि भाई मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो बच्चों एक बार मेरे से जरूर मिल लेना, सिलेक्शन 100% हो गई होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।